अगर इस देश को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसी को चुनना पड़े, इस देश का दुर्भाग्य होगा कि मोदी सरकार इस देश के लिए खतरा है और महागठबंधन इस देश के लिए विकल्प नहीं है। विपक्ष का काम उन्होंने नहीं किया जो संसद में बैठे थे, विपक्ष का काम उन लोगों ने किया जो सड़क पे घूम रहे थे। बाकी सब पार्टियां चुनाव में उतरती हैं, कुर्सी पे हासिल करनी है। हम साफ कह रहे हैं कि नहीं, हम उस दौड़ में नहीं हैं, हम तो सिर्फ दरी बिछाने के लिए आए हैं। जनता बेरोजगारी पर सवाल उठा रही है तो सरकार आरक्षण का लॉलीपॉप दे रही है। चुनाव दर चुनाव हर सरकार, हर राजनीतिक पार्टी कर्ज माफी की घोषणा करती है और किसान आत्महत्या। इन हालातों में एक राजनीतिक पार्टी है जो युवाओं और किसानों का चेहरा बनने की कोशिश कर रही है। वह पार्टी है स्वराज इंडिया। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हम आपका। शुक्रिया। और जो पहला सवाल सर हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि कल ही रिजर्वेशन सवर्णों को देने का फैसला, उसकी घोषणा हुई है मोदी कैबिनेट के जरिए। इस पर आपका प्रॉपर स्टैंड क्या है? क्या ये फैसला किन कारणों से लिया गया है? 2019 के चुनावों को किस तरीके से प्रभावित करेगा? आपने लॉलीपॉप का जिक्र किया, मैं समझता हूं ये सिर्फ लॉलीपॉप नहीं है जो सरकार लोगों को दे रही है, सवर्ण को या जिसको भी दे रही है। ये लोगों की जेब में पड़ी हुई लॉलीपॉप है जो सरकार उनकी जेब से निकाल के उनको दे रही है और कह रही है ताली बजाओ, देखो हमने तुम्हें क्या दे दिया। मुझे याद आता है 2013 में कांग्रेस ने भी ऐसा ही एक खेल खेला था। चुनाव हारने वाली थी, सारी दुनिया को दिख रहा था, तो कांग्रेस ने अचानक जाट आरक्षण की बात की। कांग्रेस को भी पता था सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट करेगा, बीजेपी को भी पता था। कांग्रेस ने घोषणा कर दी, बीजेपी ने समर्थन कर दिया। चुनाव आया, चुनाव में के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहली हियरिंग में उसको रिजेक्ट कर दिया और जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। मैं समझता हूं कुछ वैसी स्थिति है। चुनाव सर पे है, हार दिख रही है, समझ नहीं आ रहा अब आखिर में क्या खेलें, कुछ तो तिकड़म खेलनी है, इसलिए ये निकाला। और इस सरकार का स्टाइल है, वो हर चीज ऐतिहासिक भूल जाते हैं कि आज से 27 साल पहले एग्जैक्टली ये घोषणा हो चुकी है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने एग्जैक्टली यही घोषणा की थी और एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो बासी योजना को ऐतिहासिक की तरह लाया जा रहा है। और सबसे दुख की जो बात है वो ये है कि अगर ये मान लीजिए संविधान संशोधन हो जाए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इसको ओके भी कर दे, एक भी एडिशनल व्यक्ति को नौकरी इससे नहीं मिलेगी। कारण ये है कि आज भी, क्योंकि इन्होंने गरीब की परिभाषा ही इतनी ऊंची कर दी कि सब इस कमरे में बैठे हुए लोग गरीब हैं। और जिसका मतलब ये होगा कि आज की तारीख में जिनको ये गरीब कह रहे हैं, मोटे तौर पे जिसकी 1 लाख से कम तक तनख्वाह है, वो सब लोग गरीब हैं। इसका मतलब है कि आज भी उनको 20-25% नौकरी तो मिल रही है। जिसको 20% नौकरी आज मिल रही है उसको आप 10% रिजर्वेशन देके क्या करेंगे? बेकार है। तो ये तो बिल्कुल शुद्ध चुनावी खेल है। तो सर परिभाषाएं बदलनी चाहिए या फिर सवर्णों पे को आरक्षण मिलना ही चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सवर्णों में बहुत लोग गरीब हैं और सामान्य नहीं, बहुत भारी गरीबी से पीड़ित हैं। दिल्ली में जो रिक्शा चलाते हैं, अगर आप उनकी जाति पूछेंगे, बहुत लोग आपको बहुत तथाकथित ऊंची जाति के लोग मिलेंगे जो गांव में काम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा के सहयोग की जरूरत है, उन्हें तमाम तरह की मदद की जरूरत है। आरक्षण देना चाहिए या नहीं, उसकी बजाय सबसे बड़ा सवाल है नौकरी दें। जिस देश में पिछले 5 साल में नौकरियां कम हुई हैं, परसों रिपोर्ट आई है 1 करोड़ नौकरी कम हुई है। केंद्र सरकार 4.5 लाख नौकरियों पे बैठी हुई है, रिक्त पदों को लेके बैठी हुई है। अरे भाई, नौकरी नहीं होगी तो काहे का आरक्षण? नौकरी दे दो, ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्यों सर पटौल करवा रहे हो लोगों को? सर 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसे आप किसान और युवाओं पर फोकस करके स्वराज इंडिया आगे बढ़ रही है। जब आपने सक्रिय राजनीतिक करियर का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हम बात करें वो शुरू किया आम आदमी पार्टी के साथ, तो करप्शन सबसे बड़ा इशू था। क्या कारण रही? क्या एक पॉलिटिकल ग्राउंड स्टैब्लिश करने के लिए किसानों और युवाओं को केंद्र में आप लाए, या फिर क्या कारण रहा है किसानों और युवाओं को फोकस में रखने का? सर हर समय का एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता है किसी ना किसी कारण से। एक कभी बोफोर्स बना, कभी 2G बना, कभी इमरजेंसी बना। वो किसी के बनाने से नहीं बनता है, वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं। इसलिए 4 साल पहले जब हमने स्वराज अभियान की यात्रा अपनी शुरू की और 2 साल पहले जब स्वराज इंडिया नामक पार्टी बनाई, तो पहले दिन से हमें स्पष्ट था जवान और किसान। ये हमारा आज का नारा नहीं है, 2 साल से हम बोल रहे हैं, हिंदू ना मुसलमान, बस किसान नौजवान। हम तो 2 साल से बोल रहे हैं, आज दूसरों को ध्यान आया है।
वो इसलिए कि आज देश के सबसे बड़े सवाल ये हैं जी। किसान की जो स्थिति है, उस स्थिति पे किसान तो खत्म हो जाएगा अगर कुछ नहीं किया तो। और बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है। पहले था कि रोजगार कितने बढ़ रहे हैं, आज सवाल है बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। तो देश के दो सबसे बड़े सवाल हैं और हमने सोचा कि इन दो सबसे बड़े सवालों को आगे लेके इसको देश में स्थापित करना है। इतना संतोष जरूर है कि कम से कम किसान का सवाल तो कुछ स्थापित हो गया है। अब बेरोजगारी का सवाल भी मुझे लगता है बीजेपी अपने हथकंडों से इसको स्थापित करवा ही देगी। सर, किसानों का सवाल स्थापित तो हो गया। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रियल सेंस में कहें तो जीती है और उसमें जो सबसे बड़ा कारण सामने आया वो आया कि किसानों को लेकर कर्ज माफी की उन्होंने घोषणा की और उसका उन्हें डायरेक्ट फायदा मिला है। लेकिन आपने बार बार अपने लेखों में जिक्र भी किया कि कर्ज माफी एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। तो किसानों का सॉल्यूशन जो आप कर्ज मुक्ति बताते हैं सर, उस पे जो भी फाइनेंशियल प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ सकता है, उसे कैसे कॉप अप किया जाए? वो क्या समीकरण ऐसे हैं जिससे हम किसानों की कर्ज माफी और कर्ज मुक्ति का जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? पहली बात जो मैंने बार बार जिक्र किया है कि कर्ज मुक्ति अनिवार्य है मगर पर्याप्त नहीं है। किसान को बहुत चीजों की जरूरत है, कर्ज मुक्ति उसका पहला कदम नहीं है। जिस बात की किसान को सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है वो है फसलों का सही दाम, उसकी आमदनी बढ़े। जिसकी आमदनी नहीं है उसका आप कर्ज बार बार कितनी बार माफ करेंगे? हर 6 महीने में कर्ज होगा उसको। तो पहली बात है फसल का पूरा दाम मिले। रही बात कर्ज मुक्ति की, वो बेहद जरूरी है क्योंकि एक बार कम से कम पट्टी साफ करो ताकि किसान उसके बाद अपनी मेहनत से कमाए, खाए, जो करना है करेगा। उसके बाद उसका खर्च कहां से आएगा? तो जहां से इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट की कर्ज माफी का खर्च आता है वहीं से आएगा ना। जहां से विजय माल्या जी का 9,000 करोड़ रुपए आया, जहां से बुलेट ट्रेन के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए आ रहा है, जहां से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देने के लिए 1 लाख करोड़ आ रहा है। लेकिन इन सबके कारण बैंकों की हालत तो खराब हुई है ना। तो बैंक जो संस्थान हैं उन्हें बचाए रखते हुए क्या ये कदम उठाया जा सकता है किसानों की कर्ज माफी का? बाकायदा उठाया जा सकता है। सरकार को इसका बोझ लेना होगा, बैंक के कंधे पे नहीं डालना होगा। और जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए पैसे से बचाने के लिए बैंकों को पैसा दे रही है, बैंक रिकैपिटलाइजेशन क्या है? जब अमीर लोगों को, शहरी लोगों को पैसा देना होता है तो बड़े सुंदर सुंदर अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं। रिकैपिटलाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, हेयर कट, ये सब क्या है? अमीरों की कर्ज माफी हो रही है। अमीरों की कर्ज माफी हो रही है, कहीं बहस नहीं होती। रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, बैंक को ठीक करना चाहिए। ये आपके 7वें वेतन आयोग के सरकारी कर्मचारियों को, हमारे जैसे लोगों को 1.5, 2 लाख की तनख्वाह मिल रही है, कोई चर्चा नहीं होती। देश का फायदा होगा, देश में डिमांड बढ़ेगा। जैसे ही किसान की कर्ज मुक्ति की थोड़ी सी बात होती है, अरे पैसा नहीं है, क्योंकि अपने इलाज के लिए पैसा है, लेकिन जब घर के छोटे भाई की बात आती है उसके लिए पैसा नहीं है। ये सारी समस्या है। पैसा है, वहां से आएगा। और आप देश में टैक्स की जो छूट देते हो हर साल सरकार 2.5-3 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट देती है अमीर कंपनियों को। बंद कर दीजिए ना 2 साल के लिए, मिल जाएगा पैसा। जी सर, 2019 के लोकसभा चुनाव आपने कहा कि किसान और युवाओं पर फोकस करके स्वराज इंडिया आगे बढ़ेगी। अगर मान लीजिए मोदी सरकार को, क्योंकि आपने कहा कि मोदी सरकार जो है सबसे ज्यादा एंटी एग्रेरियन यदि कोई सरकार आई है तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को विस्थापित करने के लिए अगर महागठबंधन में शामिल होने की बात आती है तो उसके लिए आप कितने खुले हुए हैं? ऐसी बात तो कोई आई नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर दूं, हमने पहले दिन से कहा है हम महागठबंधन को विकल्प नहीं मानते हैं। जी। हम समझते हैं कि मोदी सरकार इस देश के लिए खतरा है और महागठबंधन इस देश के लिए विकल्प नहीं है। जी। इस देश को नए विकल्प की जरूरत है, वो आना होगा। और इसलिए हम इन दोनों से बाहर रह के इस देश के ऐसे लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं जो कि इस देश को सच्चा विकल्प दे सकते हैं। वही हमारी राजनीति है। गठबंधन जरूरी है, लेकिन ये पार्टियों का नहीं, आंदोलनों का गठबंधन जरूरी है। पिछले 4 साल से इस देश में विपक्ष का काम उन्होंने नहीं किया जो संसद में बैठे थे, विपक्ष का काम उन लोगों ने किया जो सड़क पे घूम रहे थे, और उन सड़क वाले लोगों का गठबंधन जरूरी है। सर, आपने कहा मोदी सरकार सबसे ज्यादा एंटी एग्रेरियन सरकार है जिसको विस्थापित करना जरूरी है। महागठबंधन एक प्रॉपर अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर विकल्प नहीं दे पा रही है। ऐसे में जो ताजा सॉल्यूशन है, जो भारत की समस्याएं हैं उनका क्या है? ताजा समस्याओं का हल क्या है 2019 के चुनाव के मद्देनजर ये पूछे तो? हल ये है कि हम
सही मुद्दों को देश की जनता के सामने रखें, झूठे मुद्दों को न रखें जी। और एक नए विकल्प की स्थापना शुरू करें। उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन हर बार ये कहना कि भाई इस बार तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, चलो आंख मूंदो, जो सामने आता है चलो मोदी आ गया उसको वोट दिया। दूसरी बात है मोदी तो किसानों को लूट गए, नोटबंदी करवा दी, क्या कर दिया इन्होंने, तो बड़ा झूठ बोलता है आदमी, तो चलो अब आंख बंद करो, सामने कांग्रेस आई इसको दे दिया। कब तक ये काम करेंगे? आपको इस देश में एक विकल्प बनाना होगा और वो बनाने के लिए छोटे कदम पहले लेने होंगे। तो छोटे लेकिन ईमानदारी के कदम लिए जाएं, संघर्ष में आगे बढ़ें। और इसलिए हमने तय किया है कि जब आप कहते हैं चुनाव में उतरेंगे, ज़्यादा करेंगे, हम सामान्य तरीके से नहीं उतर रहे। बाकी सब पार्टियां चुनाव में उतरती हैं, कुर्सी पे हासिल करनी है। हम साफ कह रहे हैं कि नहीं, हम उस दौड़ में नहीं हैं। हम तो सिर्फ दरी बिछाने के लिए आए हैं। हम देश भर के युवाओं को, देश भर के नागरिकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि इस चुनाव में आप दखल दीजिए। कब तक हम बैठे देखते रहेंगे कि इस बार कांग्रेस की जीत गई, फलां टीम जीत गई? कभी तो कोई टीम इंडिया भी बनेगी ना, जो कहेगी इस बार हम जीतेंगे, इस बार ये पार्टियां नहीं जीतेंगी। हम वो टीम इंडिया बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। स्वराज इंडिया की तरफ से हमने एक आई कैन 19 करके अभियान शुरू किया है। आई कैन, मैं कुछ कर सकता हूं, हम सब बदलाव कर सकते हैं। हम इस बार बैठ के दर्शक की तरह चुनाव नहीं देखेंगे, इस चुनाव में हम दखल देंगे, हम मुद्दे तय करेंगे, हम उम्मीदवार तय करेंगे और हम जिन उम्मीदवारों को चुनते हैं उनके लिए हम काम करेंगे। और ये हम का मतलब स्वराज इंडिया नहीं है, स्वराज इंडिया पीछे है, उसका हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। नागरिक अपने लिए मोर्चा बनाएंगे, मंच बनाएंगे। आई कैन इस तरह के नागरिकों का मंच होगा, उसमें मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। चाहे तो गूगल पे जाइए, आई कैन 19 उसको सर्च कीजिए, वहां पे फॉर्म भरिए और हमसे जुड़िए। सर, आपने आंदोलनों की बात की, लेकिन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप एक और पार्टी निकली थी जिसमें आप भी एक सदस्य थे, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी थी, लेकिन वो टीम इंडिया नहीं बन सकी, आपके अल्फाजों में यदि कहें तो। आखिर वो क्या वजह रहती है कि आंदोलन में जो पार्टियां रहती हैं और आंदोलनों के कारण जो पार्टियां निकलती हैं वो भी राजनीतिक टर्म्स में आके, राजनीतिक सिनेरियो में आके वो टीम इंडिया का सपना पूरा नहीं हो पाता है, वो नहीं बन पाती है? क्योंकि पूरी राजनीति में दलदल है, क्योंकि उसके अंदर फिसलन है, क्योंकि उसमें आते ही सत्ता, बड़ा बड़ा पैसा दिखाई देता है, अच्छे खासे लोग फिसल जाते हैं। और हम जैसे लोग जो कि फिसलन से बाहर आ जाते हैं, लोग पूछते हैं बाहर क्यों आए, वहां तो सब कुछ मिल रहा था, छोड़ क्यों दिया जी? आप तो मतलब सर मौके का आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। कुछ लोगों को तो बाहर आना पड़ेगा ना और सही रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो ये आसान नहीं है। लेकिन एक प्रयोग खराब हो गया, इसका मतलब कि आप जिंदगी में प्रयोग करना बंद कर देंगे। बाजार गए, सड़ा हुआ केला मिला, उस दुकान पे अगली बार नहीं जाएंगे, लेकिन बाजार जाना तो बंद नहीं कर देंगे, केला खाना तो बंद नहीं कर देंगे। इसी तरह से हमें अपने प्रयास को जारी रखना होगा और स्वराज इंडिया इसीलिए कोशिश है कि हम उस रास्ते पे चले। हम तो जहां रामलीला मैदान से चले थे, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कोई थक गए, फिसल गए, कोई बात नहीं, अब उनसे कितना झगड़ेंगे। पिछले दिनों नवीन जयहिंद से इससे बातचीत चल रही थी और उन्होंने आरोप लगाया कि आप कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ना कि किसानों के लिए, और लगातार आप ये आरोप लगते रहते हैं। क्या वजह है कि कांग्रेस के प्रति एक झुकाव का आरोप आप पर बार बार लगता रहता है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप मेरा ट्विटर देख लीजिए, कांग्रेसी जिस तरह से गाली देते हैं आप उसको चेक कर लीजिए। मैं कुछ गंभीर बातों का तो उत्तर दूं, अगंभीर बात का क्या उत्तर दिया जाए, है ना। जिस व्यक्ति ने सड़क पे कांग्रेस की लाठी, सरकार की लाठियां खाई, फ्रैक्चर मुझे यहाँ हुआ था, जिन्होंने सड़क पे आंदोलन किया मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ, मैं यूजीसी का मेंबर था, मुझे यूजीसी के मेंबर से कांग्रेस सरकार ने हटाया ये कहते हुए आप राजनीति करते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उसके बारे में इस तरह की बातें करना ठीक है। 2014 के बाद जो व्यक्तिवाद है वो बहुत हावी हो गया है, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा उभर कर सामने आए, तो क्या आपको लगता है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने कोई एक ऐसा नेता है जो खड़ा दिखाई देता है आपको? नेता राजनीति नहीं बनाते, सामाजिक आंदोलन नेता खड़े करते हैं। अगर इस देश को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसी को चुनना पड़े तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। जिस देश ने नेहरू और पटेल देखे, गांधी देखे, मौलाना आजाद देखे, उस देश को इस तरह के नेताओं में से चुनना पड़े, ये तो पूरे देश के लिए त्रासदी होगी। इसलिए इस सारे चुनाव को केवल व्यक्तित्वों के खेल में बदलना, ये तो बीजेपी का खेल है। बीजेपी चाहती है राहुल बनाम मोदी खेला जाए, इस खेल से बचना
और सही मुद्दों को सामने रखना ही राजनीति। सर आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा, जिस तरीके से द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आया और अभी पीएम मोदी के ऊपर कोई बायोपिक आ रही है जिसका पोस्टर रिलीज हुआ है, इससे पहले इंदिरा मूवी आई थी जो इमरजेंसी के दौर की मूवी है, सिनेमाई जगत में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उस पर आपका क्या कहना है? होना चाहिए ना, क्या बुरी बात है जी। जब लोग अखबार में आर्टिकल लिख सकते हैं, आप अपनी पसंद की बात बोल सकते हैं, तो सिनेमा वाले सिनेमा की तरह से क्यों ना बोले? जो बीजेपी वाला है बीजेपी की तरह से बात बोलेगा, वो मोदी की पिक्चर बनाएगा। कोई आलोचना करना चाहता है मनमोहन सिंह की बनाएगा, जिसको पसंद नहीं है आप अपनी दूसरी पिक्चर बना लीजिए। आपको बहुत बुरी लगती है मत देखिए, दूसरे दोस्तों को कहिए आप मत देखिए। जैसे हर एक को अधिकार है, सिनेमा वालों को भी बोलने का अधिकार होना चाहिए। इसको मुद्दा बनाने की क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर और देश के ताज़ा मौजू पर अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।